हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग स्पोर्ट्स इंजरीज के कारण जानने वाले हैं, कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। आपको स्पोर्ट्स इंजरीज का डेफिनेशन और उससे रिलेटेड ढेर सारी नॉलेज पहले ही वीडियोस में मैं दे चुका हूं, और इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या हमारी मिस्टेक्स होती हैं, कहाँ हम चूक जाते हैं तो हमें खेल में अक्सर चोटें आ जाती हैं या बॉडी में कोई ना कोई पेन आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो तैयारी है वो बाधित हो जाती है। ठीक है, और उसके वजह से मोटिवेशन कम होता है, ग्राउंड से आपकी दूरी बनती है, तो धीरे धीरे आपका स्किल जो होता है वो जो है एक प्लेट्यू सिचुएशन में आ जाता है और आपकी ग्रोथ रुकने लगती है। अगर हम इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करें तो हमें कभी भी चोट आने की जो चांसेस हैं उनको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, घटाया जा सकता है, या आप कहें तो ना के बराबर भी किया जा सकता है। आइए देखते हैं सबसे पहले कॉज को। लिखा हुआ है इम्प्रॉपर वार्म अप। अगर आप किसी भी खेल की गतिविधि जिसमें शारीरिक श्रम है, फिजिकल एक्टिविटीज है, मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है, और आप उसमें प्रॉपर वार्म अप नहीं कर रहे हैं, तो देयर इज सो मेनी चांसेस टू हैव एन इंजरी। अभी कुछ दिन पहले मैं ही बैडमिंटन की प्रैक्टिस कर रहा था, तो ठीक से वार्म अप नहीं हुआ था, तो पैर में ऐसा लग रहा था कि पेन हो रहा है, तो एक दो दिन हम खेले नहीं ठीक से, एक दिन रेस्ट किए और अगले दिन सिर्फ वार्म अप करके रहने दिए। तो ये समझने वाली बात है कि हमें हर चीज़ें पता होती हैं, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बट हम कभी इसको अपने ऊपर एग्जीक्यूट नहीं करते। हालांकि ये हमारी गलतियां जो होती हैं ये हमें कहीं ना कहीं एक बड़े खामियाजे के तौर पे हमें भुगतनी पड़ती है। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि इम्प्रॉपर वार्म अप जो है वो एक बड़ा कारण होता है। किसका? तो स्पोर्ट इंजरी का। ठीक है, ये मैंने टिक कर दिया, इट इज कवर्ड। अच्छा, सेकंड देखिए, इम्प्रॉपर डाइट। अगर आपके बॉडी में विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, इन सभी चीज़ों की कमी है, या इन सभी में से किसी भी एक चीज़ की कमी है, तो संभावना है कि आपको कोई ना कोई दर्द या चोट हो सकती है, क्योंकि आपको पूरी मात्रा में ऊर्जा ना मिल पाए, आपके बॉडी को जो सप्लाई होनी है वो ना हो पाए। ठीक है, तो वार्म अप तो हो ही गया था। डाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो डाइट भी हम लोगों ने देख लिया। अगर हम लोग बात करें वेट लॉस करने या फिर वेट गेन करने या फिर मसल्स को ग्रो करने की, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत विचार हो सकता है, व्यक्तिगत विचार है ही, कि अगर हमें गेन करना होता है तो सबसे ज़्यादा हमें ध्यान जो देना होता है वो डाइट पे ही देना होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि 50% आप डाइट पे फोकस करें, 50% जो होता है ये डाइट रिस्पॉन्सिबल होता है आपके मसल्स के ग्रो के लिए, आपके वेट लॉस या वेट लूज करने के, वेट गेन करने के लिए। और जो रेस्ट ऑफ द 25% होता है ये आपका वर्कआउट होता है। आप जैसा वर्कआउट करते हैं वैसे ही आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं, जो आपकी डिजायर चेंज होती है। और रेस्ट ऑफ द 25% जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप कितना ज़्यादा अपने बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से जो एक रेशियो समझता हूँ कि 50% आपको आपने डाइट पे ध्यान देना चाहिए, 25% आपके वर्कआउट पे, और 25% जो होता है वो आपके रेस्टिंग का होता है, आराम करने का। तब जो आपकी मसल्स या तो लूज होंगी, या तो गेन होंगी, या फिर वो वजन आपका कम होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट की, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है स्पोर्ट्स इंजरी का, दैट इज इम्प्रॉपर कंडीशनिंग ऑफ मसल्स। हमारी जो मांसपेशियां होती है ना वो शिथिल होती हैं। जैसे अगर आपको स्ट्रेन हो रहा है, खिंचाव आ रहा है, तो वो शिथिल है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, मूवमेंट नहीं है। आप अगर मूवमेंट करते हैं तो फिर वो एक प्रॉपर कंडीशनिंग में आ जाती है, और फिर एक्टिविटी करने के लिए वो अप्रोप्रिएट हो जाती है, कैपेबल हो जाती है, टोन अप हो जाती है मसल्स। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप एक्टिविटी करें तो आपके जो मसल्स हैं वो प्रॉपर कंडीशनिंग में रहें, और ये तभी हो पाएंगे जब आप वार्म अप करेंगे और जब आपके शरीर में अच्छी डाइट मौजूद रहेगी, ऊर्जा आपके शरीर में रहेगी। फोर्थ आइए देखते हैं, लैक ऑफ फिटनेस। मान लीजिए आपका साइकोलॉजिकल बैलेंस नहीं है,
मेंटल सेटअप नहीं है किसी फिजिकल एक्टिविटी को करने के लिए, या आप लास्ट डे काफ़ी अच्छा वर्कआउट किए थे, आपकी रिकवरी नहीं हुई है, तो मतलब ये कि आपके शरीर में जो फिटनेस है उसकी कमी है। और अगर आप फिटनेस कम है इसके बावजूद अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं या ओवरलोड कर रहे हैं, तो हो देयर में भी सम चांसेस टू स्पोर्ट्स इंजरीज। तो हमें इससे भी बचना है। जब आपकी बॉडी अलाउ करे एक्टिविटी करने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी गेम खेलने के लिए या कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तभी आप करिए। ठीक है, थोड़ा सा तेजी से बढ़ा जाए, वीडियो बड़ा ना होने पाए। ठीक है, नेक्स्ट है लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। इसका मतलब ये हुआ ना कि स्पोर्ट्स के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, इक्विपमेंट्स जो होते हैं इनको भी आप ले सकते हैं। सुविधाओं और इस्तेमाल होने वाले सेफ्टी गियर्स की बात करी जा रही है। अगर इनकी कमी है तो भी आपको चांसेस होते हैं इंजरी के, जैसे बॉक्सिंग ग्लव्स हो गया, आपके हेड गार्ड हो गए, टीथ गार्ड हो गए, ये सब अगर आपके नहीं है, किसी भी गेम की बात कर रहा हूँ मैं, क्रिकेट की ही बात कर लीजिए, तो बहुत सारे सेफ्टी गियर्स हम लोग यूज़ करते हैं। अगर इनकी कमी है, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये भी ध्यान देने वाली बात है, अगर इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपको इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए कि आपको अच्छी कोचिंग मिले, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ प्रॉपर हों, और आप जो इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं दैट शुड बी ऑल्सो ऑफ द गुड क्वालिटीज़, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। ठीक है, अब आइए देखा जाए अनसाइंटिफिक वे ऑफ ट्रेनिंग। देखिए, कुछ ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रेनिंग्स हैं जो चलती हैं या हम लोग किसी को देख के करने लगते हैं, तो मेरा मानना है कि ये भी एक बड़ा रीज़न होता है। बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनका वार्म अप, स्ट्रेचिंग होता है, और हम लोग उस ट्रेडिशनल मेथड पे करते हैं। तो मुझे लगता है कि साइंटिफिक वे पे हम लोगों को आना चाहिए, या अगर हमारे कोच है तो हमें उनसे बात करनी चाहिए, पूछनी चाहिए कि सर इस एक्सरसाइज का साइंटिफिक वे क्या है, या इसको किस एंगल, किस डिग्री पे करना चाहिए, क्या इसके इंपॉर्टेंस है, और भी सारी चीज़ें। ठीक है, तो हमेशा आपको अपने कोच, ट्रेनर या गाइड के टच में रहना चाहिए ताकि आपको हर समय एक अच्छी गाइडलाइन मिल पाए। 7 नंबर पे आइए, प्रेशर ऑफ कंपटीशन। हमारे मानसिक स्तर जो होते हैं ना, हमारा जो मेंटल लेवल होता है, वो एक्चुअली कभी कभी प्रेशर में आ जाते हैं हम लोग, और हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंज होते हैं, कंसंट्रेशन नहीं कर पाना, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाना, और भी बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो इसके वजह से भी हम अपने आप को अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, इट मीन्स वी कैनॉट मेंटेन और मैनेज और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन अगर आप अच्छा कर पाते हैं तो प्रेशर जो आपके कंपटीशन का है उसको कम किया जा सकता है, और हमेशा मेंटल टफनेस अपनी थोड़ी मेंटेन करनी चाहिए ताकि आप हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखें। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 8वें नंबर पे, प्रैक्टिस ड्यूरिंग द कंपटीशन। मान लीजिए आप मैराथन के खिलाड़ी हैं और आपका 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आपका इवेंट है, आपको फुल मैराथन या हाफ मैराथन पार्टिसिपेट करना है, तो आप एक दिन पहले तक वर्कआउट मत करिए। आपको 2 या 3 दिन पहले से जो है अपने बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। हाँ, ग्राउंड जाइए, आप वर्कआउट करिए, वर्कआउट इन द सेंस कि आप हल्का फुल्का जॉगिंग करिए, स्ट्रेचिंग करिए, वार्म अप करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा बॉडी पे लोड देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि आपको प्रैक्टिस ड्यूरिंग द कंपटीशन जो है ये एक बड़ा रीज़न है, और इससे आपको थोड़ा सा बच के रहने की आवश्यकता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखते हैं 9th नंबर पे जो हम लोग का पॉइंट है, 10th है, ये है ओवर यूज ऑफ मसल्स। ओवर यूज ऑफ मसल्स का मतलब ये हुआ कि हम लोग अक्सर जो है बिना ध्यान दिए, मान लीजिए आप ट्रैक पे अगर रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि आप 4 बार इन कॉर्नर्स पे अपने बॉडी को बेंड करते हैं इनर साइड, तो आपकी जो लेफ्ट लेग है इन पे आपको ऑब्वियसली ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो हमें अगर मान लीजिए काफ़ी देर तक रनिंग करनी है, ढेर सारे राउंड्स लगाने हैं, तो ये ध्यान देना चाहिए कि अगर आपको 40 चक्कर लगाने इस ग्राउंड के, 400 मीटर का है तो, या 300 मीटर का जो भी है, तो आपको इसको डिवाइड कर लेना चाहिए, या आप डे अल्टरनेटिव डे इसको चेंज कर सकते हैं, कभी क्लॉकवाइज और कभी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इससे ओवर यूज नहीं होगा मसल्स पे। और भी कई सारे ऐसे टेक्निक्स हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी मसल्स को रिलैक्स दे सकते हैं। मसाज भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, मसाज करना, स्ट्रेचिंग करना, हाँ, ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती हैं।
अच्छा, एक और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो 11th नंबर का है, हम लोग रूल फॉलो नहीं करते हैं, नॉट फॉलोइंग रूल्स। रूल फॉलो नहीं करना इंजरी का एक बड़ा कॉज होता है, ये हमेशा हमें ध्यान में देना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। एंड वन मोर एंड लास्ट थिंग इज दैट इज अग्रेशन और वायलेंस। जब हम लोग बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, तो हमें या हमारे अपोनेंट को बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि चोट आ जाए, इंजरी हो जाए। तो हमें अपने अग्रेशन और इमोशन और इन सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए ताकि हम अपना बेहतर दे पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियोस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं इस समय लगातार वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए, और एग्ज़ाम्स तक तो आई होप सारे मुझे लगता है कि सारे सिलेबस को मैंने कंप्लीट कर ही दिया है। 2-4 पॉइंट्स और बचे हैं, वो भी मैं आपको ऑल करा दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।